अगर उनकी बात को अगर गोरखा विश्वास कर लेते हैं तो ये सभी सीट पर बीजेपी फिर से विजय होगी। ऐसा है ना, हम आपको बताएं ना कि ये 4 फैक्टर है, 4 फैक्टर पर सत्ता आएगी या जाएगी। 4 फैक्टर है। पहला करप्शन, राजनीतिक हत्या। तीसरा ध्रुवीकरण। अगर भारतीय जनता पार्टी शुरू से लोकसभा चुनाव से श्री राम जय श्री राम का नारा, उसका विरोध, दुर्गा विसर्जन उसका विरोध, सरस्वती पूजा उसका विरोध, तो उससे क्या हुआ कि एक हिंदू और मुसलमान अलग अलग ध्रुवीकरण बनते रह गया। और उसमें राजवंशी, आदिवासी, चाय बागान से जुड़े लोग और मतुआ समाज जो 3.5 करोड़ है, जो पूर्वी पाकिस्तान के लड़ाई में 1971 में भाग के आए थे यहाँ पर, उनको अब तक नागरिकता नहीं मिली है, जिसकी नागरिकता की वकालत बीजेपी कर रहा है। और मतुआ समाज इसके साथ आता है तो बहुत सारे सीटों पर वो जाएगा। यही कारण है कि बीजेपी बोल रहा है कि हम सत्ता बनाएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्यारा भारत। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव हो रहे हैं। पूरे देश की नज़र पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव पर है। इस समय हम खड़े हैं दार्जिलिंग जिले के सिलीगुड़ी में। सिलीगुड़ी सामरिक रूप से बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। 4 देशों की सीमाएं सिलीगुड़ी से लगती हैं। हमारे साथ यहाँ पर सिलीगुड़ी की जनता है। आइए उनसे जानने का प्रयास करते हैं कि इस समय सिलीगुड़ी में क्या माहौल है। सर, ये बताइए, सिलीगुड़ी बहुत ही महत्वपूर्ण सीट मानी जाती है पश्चिम बंगाल में, उत्तर बंगाल में, तो क्या माहौल इस समय सिलीगुड़ी में है? सिलीगुड़ी में चुनाव का माहौल काफ़ी शांत है, अंदर से पूरा गर्म है। और ये पहाड़ का प्रकृति का ये देन है कि अगर पूरे देश में गर्म है तो यहाँ ठंडा रहता है, जब पूरे देश में ठंडा रहता है तो यहाँ गर्म रहता है। तो चुनावी माहौल यहाँ तपिश पर है पूरा। और उसका सबसे बड़ा कारण है कि 2016 में दार्जिलिंग ज़िले के जो 5 सीट हैं, दार्जिलिंग, कार्शियांग, खासीदेवा, मटीगरा और सिलीगुड़ी, ये पांचों में एक सीट पर भी भारतीय जनता पार्टी विजय नहीं हुई थी। 2 सीट पर कांग्रेस, 2 सीट पर गोरखा जनमुक्ति मोर्चा और 1 सीट पर सीपीएम का विजय हुआ था। लेकिन 2019 में लोकसभा चुनाव में 2014 के तरह 2019 में भी भारी बहुमत से भारतीय जनता पार्टी ने राजू बिष्ट को विजय बनाया। अगर लोकसभा चुनाव के आकलन को देखेंगे तो इन 5 विधानसभा क्षेत्र पर भारतीय जनता पार्टी का दबदबा है। अब ये देखना होगा कि इस बार वो सीट में कन्वर्ट हो पाता है या नहीं। सर, जो आप बोल रहे हैं कि बीजेपी का एक भी सीट पे नहीं था, लेकिन जो गोरखा जनमुक्ति मोर्चा ये तो बीजेपी के साथ में ही था, तो 2 सीट तो बीजेपी का माना जा सकता है? नहीं, देखिए, गोरखा जनमुक्ति मोर्चा अभी चूँकि विमल गुरुंग और अनित थापा, गोरखा जनमुक्ति मोर्चा में 2 गुट हो गया है। गुजामुमू 1 जिसके अध्यक्ष है विनय तमांग और गुजामुमू 2 जिसके अध्यक्ष है विमल गुरुंग। और ये दोनों ने ही टीएमसी के साथ कहीं न कहीं हाथ मिलाया है। लेकिन दुर्भाग्य है कि टीएमसी वहाँ अपना टिकट नहीं देके ये दोनों ही एक साथ अपना उम्मीदवार नहीं खड़ा करके अलग अलग उम्मीदवार खड़ा किया, जिसका लाभ भाजपा को कहीं न कहीं मिल सकता है। क्योंकि पिछले दिनों प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, यहाँ तक कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने भी यहाँ पर आके भरोसा दिलाया कि गोरखाओं की समस्या का हम समाधान करेंगे। अगर उनकी बात को अगर गोरखा विश्वास कर लेते हैं तो ये सभी सीट पर बीजेपी फिर से विजय होगी। सर, गोरखाओं की समस्याएं क्या हैं? क्योंकि अभी जो गृह मंत्री अमित शाह जी आए थे, उन्होंने बोला गोरखाओं को कोई डराता है तो मेरा नाम लेके बोलना कि अमित शाह जी ने बोल के गए हैं कुछ नहीं होगा, मेरा नाम लेना। देखिए, गोरखा की समस्या को जानने के लिए आपको 1907 में जाना पड़ेगा। 1907 में गोरखालैंड, गोरखाओं के लिए अलग प्रदेश, गोरखा प्रदेश के नाम से, जिसको बाद में गोरखालैंड नाम दिया गया 1980 में। ये लोग 1907 से अपनी मांग रखते रहे हैं हमेशा। गोरखा के लिए अपने अस्तित्व की लड़ाई है। 1980 में सुभाष घिसिंग, जो गोरखा राष्ट्रीय मुक्ति मोर्चा के सुप्रीमो थे, जिनका लड़का अभी मन घिसिंग जो भारतीय जनता पार्टी के साथ है, इन्होंने गोरखालैंड आंदोलन शुरू किया। 1800 से अधिक लोग मारे गए उस आंदोलन में। 1980 से 1988 तक लगातार संघर्ष चला। बाद में फिर एक समझौता के तहत इन लोगों को एक अलग स्वायत्त परिषद दिया गया। लेकिन
इन दिनों असम में जब सुप्रीम कोर्ट के आदेश से जो एनआरसी लागू हुआ, तो उसमें जो 2.5 लाख लोगों को जो निष्कासित किया गया है बंगला घुसपैठी कह के, तो टीएमसी का आरोप है कि उसमें 1200 से अधिक गोरखाओं को भी निकाला गया है। और अगर बीजेपी आती है और एनआरसी और सीए लागू करेगी यहाँ, तो यहाँ के गोरखाओं को भी भगाया जाएगा। उसी के जवाब में गृह मंत्री ने कहा कि बंगाल में एनआरसी लाने का कोई सवाल ही नहीं उठता है, अभी तक कोई प्लानिंग नहीं है, और सीए है वो लाने का है, भगाने का नहीं है। और अगर खुदा न खास्ता अगर सीए एनआरसी लागू भी हुआ तो गोरखाओं को डरने का बात नहीं है, क्योंकि गोरखा और भारतीय जनता पार्टी दोनों सगे भाई है, इसीलिए देश से इसको निकालने का कोई सवाल नहीं है। कोई डराता है वोट बैंक के लिए तो वो निश्चिंत रहने के लिए गोरखाओं को कहा है। सर ये बताइए, दार्जिलिंग में पिछले 3 बारों से जो सांसद है भारतीय जनता पार्टी के हैं, पहले जसवंत सिंह थे, फिर SS अहलूवालिया, अब राजू बिष्टा हैं, तो क्या कारण है कि 3 बारों से बीजेपी का सांसद पश्चिम बंगाल से आ रहा है, क्योंकि और कहीं से तो पश्चिम बंगाल में आते नहीं है? देखिए, ऐसा है कि पूरे देश में गोरखा 1.5 करोड़ है, और आपको याद होगा 2004 से पहले जब उत्तराखंड बना, झारखंड बना, तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने छोटे राज्य को स्थापित किया। तो जिस तरह गोरखालैंड की मांग है वो कहीं न कहीं राज्य बनाने की मांग है, और छोटे राज्य के पक्ष में पक्षधर बीजेपी रही है, और यही कारण है कि गोरखालैंड के इश्यू पर बीजेपी के साथ गोरखा जुड़े हुए हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि अलग राज्य बनाने के लिए 2000 जिस समय जसवंत सिंह यहाँ के सांसद बने, उस समय सरकार में नहीं थी बीजेपी। उसके बाद 2014 में जब बनी सरकार, तो उस समय पूर्ण बहुमत राज्यसभा में नहीं था। 2019 में पूर्ण बहुमत में बने हैं, तो अभी प्रोसेस चल रहा है। तो कहीं न कहीं ये लग रहा है कि अलग राज्य के पक्षधर है, तो कहीं न कहीं इसका समाधान निकलेगा। और यही कारण है कि जो अभी वर्तमान जो सांसद हैं यहाँ के, जो राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं भाजपा के राजू बिष्ट, उन्होंने अपने संकल्प पत्र में स्पष्ट कहा है कि तराई, ड्वार्स और हिल्स की समस्या का हम अस्थायी समाधान निकालेंगे, ये संकल्प है। और जिसको दोहराए हैं अमित शाह भी कि राजनीतिक समाधान हम संविधान के दायरे में रहकर इसका समाधान करेंगे। उन्होंने अपने संकल्प पत्र में कहा है, मतलब बीजेपी का संकल्प पत्र ना? जी जी, ये बीजेपी का संकल्प पत्र है। अस्थायी समाधान क्या अलग राज्य बन सकते हैं? नहीं, स्थायी समाधान की परमानेंट अस्थायी समाधान करेंगे कि जिससे, जैसे कि 2000 आपको बताएं कि 1907 से इस इशू को लेके हज़ारों मौतें हो गई, हज़ारों लोग बेघर हुए, हज़ारों लोग, कोई भी आंदोलन होता है तो गोरखा को कोई नेपाली बोलता है, कोई कुछ बोलता है, कोई विदेशी बोलता है, तो ये अस्तित्व का संकट उनके साथ जुड़ा हुआ है। तो इसका अस्थायी समाधान होगा, और अस्थायी समाधान के लिए जहाँ सांसद एकदम प्रतिबंध है, उसी तरह आपको राज्य के साथ में केंद्र सरकार, तो राज्य सरकार चूँकि उसमें बाधा डाल रही है, इसलिए बीजेपी का कहना है कि अगर राज्य में अगर बन जाती है बीजेपी की शासन, तो राज्य और केंद्र मिलकर इसका स्थायी समाधान कर देगा। ये बताइए सर, जो यहाँ पे 5 विधानसभा सीटें हैं, एक भी टीएमसी का विधायक यहाँ पे नहीं है, टीएमसी का क्यों नहीं आते हैं? यही कारण आपको मैंने बताया ना कि यहाँ अब उसके लिए फिर आपको थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा कि चाय बागान इलाका, जैसे फांसी देवा, नक्सलवाड़ी क्षेत्र चाय बागान इलाका है, बहुल है, और यहाँ गोरखालैंड क्षेत्र में भी अगर आप 1998 की बात करेंगे, जिस समय कि बूटा सिंह बैठ के एक समझौता करवाया था, वो कांग्रेस का शासन था, कांग्रेस हमेशा शासन रही है। और चाय बागान में मजदूर जो काम करते हैं वो झारखंड से आते थे, वहाँ पर भी बिहार पुराने बिहार, बाद में झारखंड हुआ, वो लोग भी कहीं न कहीं कांग्रेस से जुड़े रहे। तो यहाँ कांग्रेस का वर्चस्व रहा। ये सिल्लीगुड़ी में जब आप 1998 से पहले की बात करेंगे तो ये बहुत ही हिंसा होती थी यहाँ पर अशांति था बहुत। लेकिन अशोक भट्टाचार्य जब पहली बार विधायक बने, उसके बाद धीरे धीरे डेवलपमेंट होने लगा, शांति स्थापित किए। यहाँ की अशोक भट्टाचार्य व्यवसायियों के साथ उनका इतना अच्छा कोऑर्डिनेशन था, यहाँ हिंदी भाषियों के साथ कोऑर्डिनेशन अच्छा था कि लगातार 2000 से लेके 2021 के बीच में सिर्फ एक बार 2011 में हारे, वो लगातार जीते। तो वो शहरी विकास मंत्री भी रहे 20 साल।
तो सीपीएम को लोग चाहता है कि नहीं, ये डेवलपमेंट और शांति करने वाला था इसलिए जीता है। लेकिन ये पिछले 5 सालों में जब यहाँ सीपीएम जीता है और कुछ काम नहीं कर पाया, तो लोग अब चाह रहा है कि नहीं, इसको भी बदलो और नया लाओ। सर ये बताइए, जो नक्सलबाड़ी है वहीं से नक्सल आंदोलन की शुरुआत हुई है, तो अभी कुछ उनके मतलब कुछ बचा हुआ है नक्सल आंदोलन का, कुछ नक्सलबाड़ी में? नहीं, अभी भी बहुत है। आपको जानकारी दे दें कि जो नक्सल आंदोलन था, जो नक्सल आंदोलन के जन्मदाता थे चारू मजुमदार, उनके लड़के अभी हाल में ही अभी सेंट्रल कमेटी के नेता हैं, भाकपा माले के, जो सिलीगुड़ी के रहने वाले हैं, सिलीगुड़ी कॉलेज में प्रोफेसर हैं। और छत्तीसगढ़ में नरसंहार के बाद मेरी बात भी हुई थी उनसे बहुत विस्तार से। तो नक्सलवाद क्या है कि पिछड़े और विकसित क्षेत्र में ज़्यादा फैलता है, और नक्सलवाड़ी आंदोलन के बाद उस क्षेत्र में विकास बहुत हुआ। तो विकास ज़्यादा होने के कारण क्या हुआ कि नक्सलवाद को लोग भूल गया। विचारधारा अभी भी है जीवन, और यही कारण है कि भाकपा माले फांसी देवा में अपना उम्मीदवार भी खड़ा किया है। सर ये बताइए कि जो गोरखा है, जो दार्जिलिंग है, संस्कृति बंगाल से थोड़ी इनकी अलग है, कुछ अलग है क्या? हाँ, देखिए, आप गोरखालैंड को दार्जिलिंग को समझने के लिए आपको सीधे चलना होगा आपको कश्मीर के बगल में। जिस तरह अभी 2 राज्य बना दिया गया, केंद्र शासित प्रदेश, नहीं उत्तराखंड नहीं, कश्मीर में को अभी जम्मू कश्मीर को हटा के केंद्र शासित प्रदेश किया गया, और उसके बगल में एक जो था लद्दाख को। तो लद्दाख की जिस तरह अपनी ट्रेडिशनल संस्कृति है, उसी तरह दार्जिलिंग की अपनी ट्रेडिशनल संस्कृति है। जिस तरह यहाँ गोरखालैंड की मांग करते हैं, तो लद्दाख भी आज से नहीं वर्षों से केंद्र शासित प्रदेश का मांग करता रहता है, क्योंकि उनको अधिकार नहीं मिलता है। कहने के लिए हम लोग दार्जिलिंग जिला में हैं, लेकिन दार्जिलिंग में एसपी बैठता है, सिलीगुड़ी में कमिश्नर बैठता है, दार्जिलिंग में एडिशनल एसपी बैठता है, सिलीगुड़ी में पुलिस कमिश्नर बैठता है, नॉर्थ बंगाल का पुलिस महानिरीक्षक बैठता है, सेंट्रल फोर्स का हेडक्वार्टर सिलीगुड़ी में है, जितने भी उद्योग धंधे हैं सब सिलीगुड़ी में हैं। तो दार्जिलिंग कहीं न कहीं पर्यटन क्षेत्र से और अपनी जो पहचान है उसे धीरे विमुख होती जा रही है। तो उन लोगों को लग रहा है कि नहीं भाई, हमारा दार्जिलिंग के नाम पर सब कुछ है, लेकिन हम लोग को तो कुछ नहीं मिल रहा है, इसीलिए वो अपनी पहचान बचा के रखने के लिए इस तरह का काम कर रहे हैं। तो जो उनकी मांग है अलग राज्य की, वो जस्टिफाइड है, होना चाहिए ऐसा? जस्टिफाइड देखिए, जो वो तो सरकार देगी, वो आपको और हमारे कहने से नहीं होगा। लेकिन भाजपा के नेताओं को हमेशा ये कहना रहा है कि छोटे राज्य होने से विकास होगा। छोटे राज्य, जैसे बोडोलैंड की समस्या को देखिए, बोडोलैंड की समस्या को अभी भाजपा असम से मिलके कितना बढ़िया सॉल्व किया, हथियार छोड़ के वो कर लिया। तो इस तरह का कोई न कोई ऐसा समाधान चाहते हैं वो लोग कि निष्पक्ष, जैसे आप दागोपाप जो दार्जिलिंग गोरखा पार्वत्य परिषद जो पहले मिला था, उसके बाद में फिर जो जीटीए भी जो लागू है, लेकिन जीटीए नाम के लिए हो गया, लेकिन जीटीए में जो अधिकार उनको मिलना चाहिए वो अधिकार नहीं मिल रहा है। ना नियुक्ति कर सकते हैं, ना फॉरेस्ट में घुस सकते हैं। वहाँ जो बरसों 200 साल से जो लोग रह रहे हैं, आपको जानकर आश्चर्य होगा कि 1889 में भारत में पहली बार कहीं बिजली आया तो वो दार्जिलिंग में था। 1850 में पहला कोई उद्योग लगा, वो दार्जिलिंग में लगा, चाय उद्योग, 1850 में। सोच सकते हैं। और उस दार्जिलिंग की स्थिति ऐसी हो गई कि दार्जिलिंग नाम का है, सिलीगुड़ी को लोग जानते हैं लोग। तो कहीं न कहीं वो पीड़ा, जो पढ़े लिखे लोग हैं उनको पीड़ा लगती है। सर अभी जो प्रशांत किशोर का ऑडियो लीक हुआ है, उसमें कह रहे हैं कि जो आने वाले चरण हैं वो टीएमसी के हैं, टीएमसी के लिए अच्छे हैं, लेकिन लोकसभा चुनाव 2019 का देखें तो उत्तर बंगाल में तो बीजेपी का दबदबा था, तो किधर इशारा करें? मालदा मुर्शिदाबाद? तो ऐसा है ना, हम आपको बताएं ना कि ये 4 फैक्टर है, 4 फैक्टर पर सत्ता आएगी या जाएगी। 4 फैक्टर है। पहला करप्शन, राजनीतिक हत्या। तीसरा ध्रुवीकरण। अगर भारतीय जनता पार्टी शुरू से लोकसभा चुनाव से श्री राम, जय श्री राम का नारा, उसका विरोध, दुर्गा विसर्जन उसका विरोध, सरस्वती पूजा उसका विरोध, तो उससे क्या हुआ कि एक हिंदू और मुसलमान अलग अलग ध्रुवीकरण बनते रह गया। और उसमें राजवंशी, आदिवासी, चाय बागान से जुड़े लोग और मतुआ समाज जो 3.5 करोड़ है, जो पूर्वी पाकिस्तान के लड़ाई में 1971 में भाग के आए थे,
यहाँ पर, उनको अब तक नागरिकता नहीं मिली है, जिसकी नागरिकता की वकालत बीजेपी कर रहा है। और मतुआ समाज इसके साथ आता है तो बहुत सारे सीटों पर हो जाएगा। यही कारण है कि बीजेपी बोल रहा है कि हम सत्ता बनाएंगे। उत्तर बंगाल में बीजेपी का इतना प्रभाव क्या है? उत्तर बंगाल में बीजेपी का इतना प्रभाव क्या है? हिंदी भाषा का असर है क्या? हिंदी भाषी अधिक है? नहीं, बताए ना आपको, सबसे बड़ा है तो उपेक्षित है, उसको एक सहारा चाहिए जो उसकी आवाज़ को पहुंचा सके। तो अभी जो 7 यहाँ के जो सांसद बने हैं, ये यहाँ की आवाज़ को लोकसभा में गुंजयमान कर रहे हैं, जिससे इन लोगों को लग रहा है कि नहीं, हमारी बात सुना जाएगा, वहाँ कहा जाएगा, हमको सम्मान मिलेगा। छोटे से छोटे लोगों को प्रतिनिधित्व दिया जा रहा है। जैसे आप जाएंगे, जो चौथे चरण का चुनाव हुआ, मनोज तिग्गा विधायक बना भाजपा का, पिछले 2016 में विधायक था, फिर इस बार उसको दिया गया। तो कहीं ना कहीं लगता है कि छोटे से छोटे लोगों को भाजपा अस्तित्व में ला रही है, जात पात से ऊपर उठ के ले रही है। यही कारण है कि ये चाह रहे हैं कि बीजेपी आए, हम लोग को सम्मान मिले, हम लोग को अधिकार मिले, हम लोग को सीट मिले, ये चाह रही है। बहुत बहुत धन्यवाद सर बात करने के लिए।